देखिए टॉपिक है, चैप्टर का नाम है हमारा प्रोबेबिलिटी। तो देखिए प्रोबेबिलिटी का थोड़ा बहुत 11th का पोर्शन, जैसा कि बच्चे बोल रहे हैं कि थोड़ा रिवाइज करवा दो, तो चलिए एक बार मैं 11th का पोर्शन भी आपको रिवाइज करवा देता हूँ थोड़ा, ठीक है, जिससे हमारा वो भी क्लियर हो जाए। देखिए प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले जो डेफिनेशंस आती है, पहले डेफिनेशंस के बारे में हम बात कर लेते हैं, फिर हम प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन की बात करेंगे। सबसे पहला आता है हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? देखिए ऐसा कोई भी एक्सपेरिमेंट जिसका रिजल्ट आप नहीं बता सकते, यानी मान लीजिए आपने, जैसे मैं बताऊं, एक कॉइन टॉस किया, फेयर कॉइन यानी सिंपल कॉइन टॉस किया, तो आपको नहीं पता कि यार कॉइन टॉस कर रहे हो तो आपका हेड आएगा कि टेल आएगा। समझ रहे हो मेरी बात? आपको नहीं पता ये बात कि हेड आना है कि टेल आना है, ठीक है। तो यानी ये क्या हो गया, आपका एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। आपने अगर डाइस थ्रो किया तो आपको इसका रिजल्ट पता नहीं है कि क्या आना है, कि भाई 1 आएगा कि 2 आएगा कि 3 आएगा कि 4 आएगा कि 5 आएगा। यानी ऐसा कोई भी एक्सपेरिमेंट जिसका रिजल्ट आपको नहीं पता या आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कंफर्मली, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। यानी कि अगर हम डेफिनेशन लिखते हैं, एन एक्सपेरिमेंट, एन एक्सपेरिमेंट whose result cannot be predicted is known as an experiment whose result cannot be predicted is known as रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट, इसे हम लोग क्या कहते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। अब देखिए इसमें कहानी को अगर हम लोग आगे बढ़ाते हैं, तो जैसे एग्जांपल अगर हम लेते हैं, ठीक है, अगर आपने एक कॉइन टॉस किया तो ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि हमें पता है कि या तो हेड आ सकता है या फिर क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। अगर मान लीजिए आपने डाइस थ्रो किया, तो वही आपको इसके रिजल्ट्स क्या क्या पॉसिबल है? 1 पॉसिबल है, 2 पॉसिबल है, 3 पॉसिबल है, 4 5 6, ये सारे इसके रिजल्ट पॉसिबल है। तो हम नहीं बता सकते कि भाई इसका क्या है रिजल्ट, कोई भी पॉसिबल है इसका 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या हो गया? आपका एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। क्लियर है रैंडम एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन? बोलिए। क्लियर है सर। यस सर। ये यस सर। मतलब आप जब भी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो आप रैंडम एक्सपेरिमेंट की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। क्यों रैंडम एक्सपेरिमेंट की निकालेंगे? क्योंकि जिसका रिजल्ट पता लग गया तो इसका मतलब वो तो रैंडम एक्सपेरिमेंट रहा ही नहीं ना। जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग बात करें कि मान लीजिए कल आपका इंडिया पाकिस्तान का मैच है, इंडिया पाक मैच है कल, तो मुझे बताइए ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है या नहीं है? केवल इतना बताइए, रैंडम यस एक्सपेरिमेंट। सर। यस यस सर। सर। पता हाँ नहीं सर। कौन जीत जाए, कोई कंफर्म थोड़ी है कि इंडिया जीतेगा। हो सकता है कि पाकिस्तान जीत जाए, हो सकता है इंडिया जीत जाए, तो कोई भी आपका जीत सकता है। तो इसलिए ये क्या है? एक रैंडम एक्सपेरिमेंट का एग्जाम्पल है। तो ये होता है आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट। उसके बाद जो सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है, वो आती है आपकी सैंपल स्पेस। तो सेकंड इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्या होती है? आपकी सैंपल स्पेस। देखिए सैंपल स्पेस क्या होता है, अगर इसके बारे में हम बात करें, ठीक है, द टोटल the total outcomes of a random experiment, probability और permutation combination काम आता है, मैं 3 दिन से बोल ही रहा हूँ। The total outcomes of a random experiment is known as sample space. The total outcomes of a random experiment is known as sample space। यानी कि मान लीजिए आपने अगर कॉइन टॉस किया, तो अगर आपने कॉइन टॉस किया तो इसका जो सैंपल स्पेस है वो क्या है? आपका हेड और टेल। अगर आपने डाइस थ्रो किया तो जो इसका सैंपल स्पेस है
वो 1 2 3 4 5 6, ये 6 सैंपल स्पेस हो गए आपने। अगर आपने 2 पॉइंट टॉस किए, अगर मान लीजिए आपने 2 पॉइंट टॉस किए, अगर 2 पॉइंट टॉस किए तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, देखिए हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, यही हो जाएगा सैंपल स्पेस। 4। यस सर। ठीक है, तो सैंपल स्पेस 4 हो गया। देखो, एक पॉइंट टॉस किया तो 2 की पावर 1 सैंपल स्पेस है, 2 पॉइंट टॉस किया तो 2 की पावर 2 सैंपल स्पेस है। अगर आप 3 कॉइन टॉस करेंगे तो 2 सैंपल क्यूब। स्पेस 2 की पावर 3 हो जाएगा 8। ऐसे अगर आपने n कॉइन टॉस किए तो आपके जो सैंपल स्पेस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, सैंपल स्पेस बोलिए। हाँ जी, तो सैंपल 2 स्पेस हो की जाएगा पावर n। 2n। पावर n। अगर आपने 2 डाइस थ्रो किए, अभी मैं सैंपल स्पेस निकालना आपको बहुत अच्छी तरह सिखाऊंगा, 11th में भी बताया था। ठीक है, क्योंकि बिना, ठीक है, सैंपल स्पेस के पॉसिबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, तो 2 डाइस अगर आपने थ्रो किए तो यानी 6 स्क्वायर। तो आपका क्या हो जाएगा, एक डाइस थ्रो करने का 6 है, 2 डाइस थ्रो करते हैं तो 6 का स्क्वायर सैंपल स्पेस यानी 36। अगर आप 3 डाइस थ्रो करते हैं 6 क्यूब। 6 क्यूब तो 6 का क्यूब यानी 216। 16। अगर आप n डाइस थ्रो करते हैं तो 6 की पावर n, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है मेरी बात सबको? यस सर। जैसे अ कार्ड इज ड्रॉन, a card is drawn from a pack of 52 cards. Then its find its sample space. A card is drawn from a pack of 52 cards, then find its sample space. देखिए, अब सैंपल स्पेस टोटल कार्ड्स आपके पास 52 है, तो सैंपल स्पेस क्या हो गया भाई, वो कार्ड क्या हो सकता है बोलिए, कोई भी हो सकता है। यस सर। यानी कि सैंपल स्पेस होगा वो 52 में से कोई भी एक कार्ड हो सकता है, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 52C1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं बोलिए। यस सर। आंसर क्या होगा, 52 हो जाएगा नहीं हो जाएगा बोलिए, अरे बोलिए। यस सर। यस सर। अगला देखिए, और वैसे बच्चा जानना चाहे तो भाई वो कार्ड कोई भी हो सकता है ना, 52 तरह के कार्ड होते हैं, कोई भी एक हो सकता है सैंपल स्पेस में। फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ टू बॉयज एंड 3 गर्ल्स, two children are selected. Two children are selected. Find the sample space associated to this random experiment. तो देखो, 2 गर्ल्स हैं 3 बॉयज हैं, टोटल हो गए 5। सेलेक्ट कितने करने हैं भैया, जरा देखो तो। 2। 2, तो 5 में से 2 सेलेक्ट करने के तरीके क्या हो गए, 5C2 यानी कितने हो गए, 10। क्लियर है? यस सर। अब कोई बच्चा बोलता है कि सर 10 कैसे हैं, देखो, 2 लड़के मान लीजिए B1 B2 है, तानिया शर्मा समझ में आ रहा है ना। यस सर। 3 लड़कियां G1 G2 G3 हैं, तो भाई 2 सेलेक्ट करना है, तो वो B1 G1 हो सकती है, B1 G2 हो सकती है, B1 G3 हो सकती है, B2 G1 हो सकता है, B2 G2 हो सकता है, और क्या हो सकता है, B3 सॉरी B2 G3 हो सकता है। एक क्या हो सकता है, 2 को सेलेक्ट करना है तो दोनों लड़के भी हो सकते हैं। एक यस सर। G2 G3 और G3 G1, समझ रहे हैं? इस तरह से ये 10 बने। क्लियर है आप लोगों को? यस सर। उस चीज को मैंने डायरेक्टली कर दिया, डायरेक्टली उस चीज को कर दिया, तो इस तरीके से हमारा सैंपल स्पेस बन गया है। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा सैंपल स्पेस। अगला देखिए, अगला ये आपको मैंने समझा दिया। अगला होता है इवेंट का मतलब क्या होता है। ठीक है,
इवेंट का मतलब बच्चे कई बार समझते होंगे कि कई बार इवेंट बोला जाता है। तो इवेंट का मतलब क्या है, बहुत ही सिंपल सा होता है। इफ अ रैंडम experiment Yes, sir. if a random experiment is performed, then each of the outcome then each of the outcomes is known as elementary event. एलिमेंट्री इवेंट यानी मान लीजिए आपने कोई कॉइन टॉस किया, तो आपका जो कॉइन टॉस किया तो जो सैंपल स्पेस आया आपका हेड और टेल आया। तो जो हेड का आना है वो क्या है, आपका एक इवेंट है, और टेल का आना भी आपका क्या है, इवेंट है। सो इवेंट मतलब घटना जो हो रही है, ठीक है, हिंदी में बात करें तो घटना जो हो रही है। क्लियर है? Yes, sir. अगला क्या है, सर्टेन या फिर श्योर इवेंट। ये डेफिनेशन लिखा हूं, श्योर इवेंट मतलब जिसने होना ही होना है, ठीक है। यानी कि एन इवेंट एसोसिएटेड विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, जो भी इवेंट एसोसिएटेड होगा वो होगा रैंडम एक्सपेरिमेंट से। एन इवेंट एसोसिएटेड विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट is called a certain event if it is always occurs when the experiment is performed। when the experiment, जब भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होगा तो वो जरूर होगा। क्लियर है? अरे बोलो जी। Yes, sir. Yes, sir. अगला क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब क्या हुआ, जो इवेंट हो ही नहीं सकता। यानी नेवर अकर्स when experiment is performed। क्लियर है? वो कभी भी इवेंट परफॉर्म हो ही नहीं सकता। क्लियर है ना? अगला है हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। देखिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं, तो ये क्या बहुत जगह डेफिनेशन काम आएगी भाई। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है या एग्जॉस्टिव इवेंट्स है, तो क्या होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है। यानी अगर मैं इसकी पहले डेफिनेशन लिखा देता हूँ फिर समझा देता हूँ। टू और समझिएगा ये आप भी पहले, टू और मोर इवेंट्स एसोसिएट, ये लाइन हमेशा आएगी, एसोसिएटेड विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, एसोसिएटेड विद अ random experiment are said to be mutually exclusive or impossible events are mutually exclusive or impossible, या mutually exclusive लिखो, if the occurrence of any one of them prevents the occurrence of all others, या इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं, सेकंड डेफिनेशन, ठीक है।
if no two or more of them can occur simultaneously in the same trial. इन द सेम ट्रायल, यानी मैं जस्ट फॉर एक एग्जांपल से आपको समझाऊं, जैसे मान लीजिए आपने कॉइन टॉस किया, एक इवेंट मैंने मान लिया ए इवेंट कि आपका ऑड नंबर आना चाहिए, दूसरा इवेंट मैंने मान लिया इवन नंबर आना चाहिए। तो मुझे बताइए ऑड नंबर आने के लिए क्या हो गया, क्या क्या होते हैं, 1 3 5 इवेंट हो सकते हैं, इवन नंबर आने के लिए 2 4 6 हो सकते हैं। मुझे बताइए क्या दोनों इवेंट साथ में हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, ये बता दीजिए, बोलिए। नो सर। नो सर। नहीं हो सकते। यानी कि हम एक बात करें कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 5 होगा, यानी ए इंटरसेक्शन बी 5 है, यानी दोनों के साथ में होने की प्रोबेबिलिटी ऑलवेज क्या होगी, 0। नहीं होगी। बोलिए क्लियर है, अरे बोलिए। यस if a1 comma a2 comma a3 up to an are n mutually exclusive events, देन क्या होता है, a1 इंटरसेक्शन a2 इंटरसेक्शन a3 डैश डैश इंटरसेक्शन an इज इक्वल टू 5। यानी हम ऐसा भी लिख सकते हैं pa1 इंटरसेक्शन a2 इंटरसेक्शन a3, या किसी भी दो का साथ में होना भी पॉसिबल नहीं है, यानी पी ए इंटरसेक्शन a2 भी, a1 इंटरसेक्शन a2 भी क्या होगा, 0 होगा, a2 इंटरसेक्शन a3 भी क्या होगा, 0। यानी कोई एक ही इवेंट हो सकता है, उसके अलावा और एक का होना बाकी दूसरे को क्या कर देगा, रोक देगा। जैसे यहाँ पर आपने ऑड नंबर लिया, तो ऑड नंबर का होना क्या कर देगा, इस वाले इवेंट को ब्रेक कर देगा, रोक देगा ना, क्लियर। यस सर। इधर आप पॉइंट टॉस नहीं डाइस थ्रो किए, क्लियर। अगला होता है हमारा एग्जॉस्टिव इवेंट। देखिए आगे टर्मिनोलॉजी काम आएगी सारी। एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं हमारे, एग्जॉस्टिव इवेंट्स होते हैं आपके टू और मोर इवेंट्स associated, two or more events associated with a random experiment, are exhaustive if their union is the sample space। यानी जैसे एग्जांपल मैं आपके सामने लेता हूं, जैसे यहाँ पर देखिए जैसे मैंने डाइस थ्रो किया, तो अगर ए एक इवेंट लिया मैंने कि इवन नंबर आना चाहिए, और बी एक इवेंट लिया कि ऑड नंबर आना चाहिए, तो ए इवेंट के सपोर्टिव इवेंट क्या हो गए, 2 4 6, और डी के सपोर्टिव क्या हो गए आपके 1 3 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप मुझे बताइए क्या ए यूनियन बी सैंपल स्पेस बनता है नहीं बनता है इसका, बोलिए। यस सर। यस बन जाता है ना, 1 2 3 4 5 6 ये सैंपल स्पेस बन रहा है ए यूनियन बी। तो यानी सर ये आपके ऊपर सेम स्पेस लिखा हुआ है हाँ सर, ऊपर स्टेटमेंट में इफ देयर यूनियन इज सैंपल स्पेस की जगह। सैंपल स्पेस, सॉरी, पता नहीं किसी की नजर लग गई मुझे आजकल, तो यज्ञ यज्ञ कर रहा है। देखिए if a1 a2 a3 up to an are exhaustive events, then क्या होता है a1 union a2 union a3
डैश डैश यूनियन ए एन इज इक्वल टू किसके इक्वल आना चाहिए, सैंपल स्पेस के इक्वल आना चाहिए। चलिए करिए इसको भी। देखिए बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन में प्रोबेबिलिटी की लिखा रहा हूँ, तो 11th का जितना भी था मैं एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ, तभी आपको 12th का आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। देखिए प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जैसे अगर मैं बात करूं किसी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब क्या होता है, उसकी होने की पॉसिबिलिटी, सिंपल सी बात ये है। ठीक है, तो यानी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूरेंस ऑफ पीए को हम क्या लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूरेंस ऑफ इवेंट ए क्या होता है, ये होता है फेवरेबल इवेंट्स अपॉन सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस मतलब आप जानते हैं फेवरेबल इवेंट जो भी उस इवेंट के हुए, और नीचे क्या आ गया आपका सैंपल स्पेस। यानी अगर मैं लिखूं if there are n events associated with a random experiment and m of them are favorable, n of them are favorable to event A, then the probability क्या हो जाती है, m upon n, यानी n फॉर सैंपल स्पेस हो गया, m फॉर फेवरेबल इवेंट हो गया। क्लियर है मेरी बात या नहीं है, बताइए जल्दी से। ठीक है, अब देखिए इस पर मैं आपको बेसिक क्वेश्चन अगर कराने पे स्टार्ट करूं, तो सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन हमें आने चाहिए। इसके लिए भी बेसिक क्वेश्चन से पहले ही मैं एक टर्मिनोलॉजी आपको सिखा देता हूँ, मैंने 11th में भी लिखाई थी, एक बार दोबारा लिखा था। वर्बल डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट यहाँ पर उसका सेट नोटेशन है, यहाँ पर उसका क्या आ गया, सेट नोटेशन आ गया। देखिए वर्बल डिस्क्रिप्शन मतलब अगर हम यहाँ पर बनाते जाते हैं वर्बल डिस्क्रिप्शन, तो सबसे पहला नॉट ए मतलब क्या हो गया, ए बार, समझ रहे। यस सर। दूसरा मतलब आ गया, दूसरा ए और बी, यानी एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी। इसको नोटेशन को हम कैसे लिखते हैं, ए यूनियन बी लिखते थे 11th में। सर पहले वाला नॉट ए है ना? नॉट ए, ठीक है। तीसरा ए बट नॉट बी, तो आप क्या लिखेंगे, ए तो होगा बट बी नहीं हो रहा, ए इंटरसेक्शन बी बार, समझ रहे। Yes. अगला देखिए, अगला जैसे फोर्थ आ रहा है, ए एंड बी, क्या हो जाएगा, ये ए इंटरसेक्शन बी हो जाता है। यस Yes. अगला फिफ्थ है, नाइदर ए नॉर बी, नाइदर ए नॉर बी क्या हो जाएगा, ना तो ए होना है ना बी होना है। ठीक है, यस सर। अगला देखिए सिक्स्थ है, एटलीस्ट वन ऑफ ए कॉमा बी, कम से कम एक के होने का, ए कॉमा बी और सी, इसको क्या लिखते हैं हम, ए यूनियन बी यूनियन सी। Yes. सब 11th के नोटेशंस हैं। इसके बाद देखिए 7th क्या आ रहा है, all three of A, B and C
क्या हो जाएगा इसका? अरे ये सब लोग समझ रहे हैं ना? यस सर। यस सर। यस सर। 8 हो गया। एग्जैक्टली 2 ऑफ ए कॉमा बी एंड सी, यानी इनमें से किसी दो के होने का। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बार यूनियन ए बार इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो आप समझ ही गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ऐसी।